ठीक है। एक ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा जिससे कि आपको पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्पेशल केसेस में ही पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आप ऐसे नॉर्मल में आप उस ग्रीन कार्ड को दिखा सकते हो। आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं रह रहे हो, आप लीगली यहाँ पे हो और एक स्टूडेंट हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वसीम त्यागी, जो कि मैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। मैं अभी सेकंड ईयर में हूं और नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अरखांगेल सिटी के अंदर है, रशिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी सब लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं इस टाइम पे, और उनको पता नहीं होता है कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ से शुरू करे। फिर वो कंसल्टेंट को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी कंट्री चूज़ करे, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करे, कंसल्टेंट सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा जो है मन के अंदर खिचड़ी पकड़ी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी बातों को लेकर जो है मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करता जाऊँगा स्टेप वाइज, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं फ्री हूँ, समर वेकेशन में मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ, तो मैं यही सारी अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ हर दिन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ MBBS एडमिशन प्रोसेस के बारे में अब्रॉड के लिए। ठीक है, देखो शुरुआत होती है यहाँ से कि आपकी एलिजिबिलिटी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप जो है 50% प्लस होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री बायो में और फिज़िक्स में, किसी भी में। और आपका नीट स्कोर जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, लाइक जो क्वालिफिकेशंस मार्क्स है नीट के इंडिया के हिसाब से, उससे प्लस होना चाहिए। और जैसे कि 150, 200 और जो भी रहता है वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग वो रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हो। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करते हो कि किस कंट्री आपको जाना है। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हो यूनिवर्सिटी, उस कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको जाना है। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हो कंसल्टेंट कि किस कंसल्टेंट के थ्रू जाना है। ठीक है, तो बताता हूँ कैसे होता है। उसके बाद ये होता है कि आप कंसल्टेंट से मिलोगे, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा। उसके बाद वो आपका एंट्रेंस कराएगा कि जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है वो होता है। उसमें मोस्टली केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, वो एंट्रेंस आपको क्लियर करना होगा। वो उसमें जो है आपके जो भी आपने कंसल्टेंट चूज़ किया है वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक इन्विटेशन लेटर आता है। ठीक है, कि आप इस यूनिवर्सिटी में इनवाइट किए जा रहे हैं, अब आगे का प्रोसेस शुरू करो। जो आगे का प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि आप का वीज़ा लगता है। जो इनविटेशन लेटर आपको मिलता है उस इनविटेशन लेटर के बेस पे ही आपका वीज़ा लगता है। तो दो तरह के लेटर होते हैं, एक तो एडमिशन लेटर होता है, एक वीज़ा लेटर होता है, सॉरी इनविटेशन लेटर होता है। तो एडमिशन लेटर की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, उसका बस इतना होता है कि आप रजिस्टर्ड हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं है। अभी एडमिशन कन्फर्म होता है इनविटेशन लेटर पर, और जो इनविटेशन लेटर होता है वो आता है सिर्फ एंट्रेंस के बाद ही। जब आपका एंट्रेंस हो जाता है, आप कट ऑफ में पास हो जाते हो, देन आपका इन्विटेशन लेटर इशू होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आपका इन्विटेशन लेटर के बेस पे आपका वीज़ा लग जाता है, देन वीज़ा लगने के बाद समझो आपका काम हो चुका है। अब आप यूनिवर्सिटी की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फॉलो करो। लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है फ़ीस पे कराती है सेमेस्टर की आपके एडमिशन के होते ही। ठीक है, क्योंकि इन्विटेशन लेटर का मतलब एडमिशन ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप उनकी फ़ीस पे करो, उसके बाद आप अपना टिकट कराइए, अपनी तैयारी करिए, और आप उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। तो गाइस, जब आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ आने के बाद आपका सबसे पहले क्या होता है, हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन होता है। जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल में एंट्री करने के लिए एक परपोज नाम से एक आईडी बनती है। ठीक है, वो आपको एंट्री देता है हॉस्टल के अंदर, स्पेशली हॉस्टल के लिए। ठीक है, और उसके साथ में उसके बाद जब आप हॉस्टल में रहने लगते हो, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी पहुँचते हो। तो यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको एक कार्ड बनता है आपका, जो कि सिक्योरिटी कार्ड होता है, उसके बिना आप एंट्री नहीं ले सकते हो। ठीक है, वो कार्ड कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, देखो इस तरीके का एक कार्ड होता है, मुझे ये मिला है। इसमें दोनों तरफ से वाइट है, ब्लैंक है, कुछ नहीं, जो भी है इसके अंदर है। ठीक है, तो एक ऐसा कार्ड होता है जिसके बेस पे आप एंट्री करते हो, जिसको आप ऐसे टच करते हो, जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम होता है, फिर आपको एंट्री मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जब आप हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी में एंट्री ले चुके हो, देन क्या होता है कि आपको अब यहाँ पे सिम लेना है, बैंक खुलवाना है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है लगता है। उसमें ये होता है कि तुम्हारी एक आईडी बनती है स्निल्स करके। ठीक है, जो भी तुम्हारा पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट के बेस पे और पासपोर्ट को ट्रांसलेशन के बेस पे तुम्हारी स्निल्स करके आईडी बनती है। तुम्हारे उसमें बायोमेट्रिक्स भी लगते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होता है, तुम्हारा पासपोर्ट लगता है, बायोमेट्रिक्स होती है, उसके बेस पे एक स्निल्स आईडी बनती है। ठीक है, फिर वो स्निल्स आईडी बनने के बाद तुम्हारी एक गोसो स्लूग अकाउंट बनता है।
फिर उस गवर्नमेंट लोग अकाउंट के बेस पे आपको सिम मिल जाती है, फिर उस सिम के बेस पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है ईजिली। तो शुरुआत होती है स्नेल आईडी से, सबसे पहले स्नेल आईडी बनती है, उसके बाद गवर्नमेंट लोग अकाउंट बनता है, उसके बाद तुम्हारा सिम मिलता है, सिम मिलने के बाद तुम्हारा अकाउंट खुल जाता है। तो ये इस तरीके से स्टेप वाइज होता है। जब तुम्हारा ये काम भी हो जाता है, तुम्हारा अब आता है वीज़ा एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक तरफ तो तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी और एक तरफ ये वाला काम होता रहेगा। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि वीज़ा एक्सटेंशन, क्योंकि जब आप इंडिया से आते हो तो वो आप 3 महीने के वीज़ा पे आते हो। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद उसको आपको वीज़ा को एक्सटेंड कराना होता है। ठीक है, तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी हेल्प करती है। यूनिवर्सिटी जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी पूरा बैच होता है, सबका वीज़ा एक्सटेंशन कराती है। ठीक है, तो सबका एक साथ वीज़ा एक्सटेंशन होता है, उसका पे आपको करना होगा। अगर आपने कंसल्टेंट को पे कर दिया तो कंसल्टेंट इस काम को करेगा, कंसल्टेंट कराएगा, अदरवाइज़ आपको पे करना होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ में आपकी हेल्प करता है। फिर आपका जो है वीज़ा एक्सटेंशन हो जाता है 1 साल के लिए। जब आप सेकंड ईयर में आओगे, ठीक है, तो आपको फिर से वीज़ा एक्सटेंशन कराना पड़ेगा। ये हर साल होता है। ठीक है, या फिर आप चाहो तो एक साथ भी पूरे 6 साल का करा सकते हो इंडिया में रह के। उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा वो कैसे होता है, लेकिन हो जाता है वो भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे का। आपको यहाँ पे रहने के लिए जैसे कि आपको घूमना है, फिरना है, आप कहीं जा सकते हो, आपको पासपोर्ट कैरी करना होता है। ठीक है, तो लेकिन जिससे कि आपको पासपोर्ट कैरी ना करना पड़े हर जगह, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी एक ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्पेशल केसेस में ही पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आप ऐसे नॉर्मल में आप उस ग्रीन कार्ड को दिखा सकते हो। आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं रह रहे हो, आप लीगली यहाँ पे हो और एक स्टूडेंट हो। और उसके बाद क्या होगा कि आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आईडी कार्ड मिलता है। ठीक है, तो आईडी कार्ड भी एक लीगल प्रूफ होता है यूनिवर्सिटी का, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रूफ हो जाता है कि आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं रह रहे हो, आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक स्टूडेंट के आईडी पे रह रहे हो। और देखो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट खोलने को मिलते हैं। जैसे कि रशिया की अगर मैं बात करूँ तो रशिया में इस तरह का एक कार्ड मिलता है स्वेर का। ठीक है, और एक इस तरह का कार्ड मिलता है टी बैंक का। ठीक है, जो कि ये कार्ड होते हैं बैंक के। ठीक है, तो यहाँ पे स्वेर बैंक है, यहाँ पे टी बैंक है। स्वेर बैंक की एक ब्रांच हमारे दिल्ली में भी है। ठीक है, आपको अगर मान लो पैसा भेजना है अपने बच्चे को, ठीक है, या आपको पैसा मंगवाना है रशिया में, तो आप वहाँ पे स्वेर बैंक में डलवा दीजिए, यहाँ पे कन्वर्ट होकर वो पहुँच जाएगा। उसका ऑब्वियसली चार्ज कटेगा, एक्सचेंज चार्ज कटेगा, जो भी कटेगा, लेकिन वहाँ पर मिल जाएगा। स्वेर बैंक हमारी दिल्ली में भी है। ठीक है, उसकी ब्रांच। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको जब कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो तो कंट्री बहुत अच्छे सेलेक्ट करो जहाँ पे आपको जाना है। कंट्री सेफ़ होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ कंट्री सेफ़ होनी चाहिए, और उस कंट्री की डिग्री वैलिड होनी चाहिए। दूसरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन है। ठीक है, देखो ये सारी वीडियोज़ मैं बनाऊंगा बाद में, हाउ टू चूज़ कंट्री, हाउ टू चूज़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड हाउ टू चूज़ कंसल्टेंसी। ये तीनों वीडियोज़ में स्पेशली बनाऊंगा अलग अलग करके, सारे मेन पॉइंट्स में वहाँ पर डिस्कस करूँगा। अभी आपको जो इस एडमिशन प्रोसेस के दौरान जो ध्यान रखना है वो ये चीज़ें हैं कि कंट्री अच्छे सेलेक्ट करनी है, कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी अच्छे सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी जो है बहुत सही होनी चाहिए, एनएमसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सारी गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, और आपके हिसाब से, आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से वो आपको सूटेबल होने चाहिए। उसके बाद कंसल्टेंसी में आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपको कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, किसी तरीके का कोई आपके साथ स्कैम ना हो, क्योंकि बहुत स्कैम होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, स्कैम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको अलग ही रूप मिलता है। जो देखो, जो कंसल्टेंट होते हैं वो बिल्कुल आपको मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अलग ही रूप उनका आपको देखने को मिलता है, अगर अच्छा कंसल्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो कंसल्टेंट ही अच्छे सेलेक्ट करनी है। इन तीनों ऑप्शन में आपको बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है आपका पूरा सेटलमेंट का, A to Z क्या क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है। ठीक है, आई होप आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे आपको जो है, अगर मान लो कोई डाउट आता है एडमिशन के रिगार्डिंग, एडमिशन क्वेरी के रिगार्डिंग, या कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है कोई किसी तरीके का, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वसीम त्यागी 09 करके है। और आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर पर दे देता हूँ। ठीक।